नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दिन अच्छा है, समय है अपने पास। शनिवार का दिन है, 16 दिसंबर है और हम बात करने वाले हैं कि जो बुल रैली अभी मार्केट के अंदर चल रही है, आधे से ज्यादा लोग तो इसे ही नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप किताबी भाषा में चले जाओगे और आपको 2020 के अगर आप ट्रेडिंग सेशंस को किए होगे तो हर जगह आपको क्या दिखेगी कि भैया तबाही क्यों नहीं आ रही है, 2020 2021 जैसा मार्केट क्यों नहीं हो रहा है कि हम सुबह पुट लें और अगले दिन हम करोड़पति बन जाएं। तो देखिए वो समय तो जा चुका है। अब जो बुल रैली आने वाली है वो कितनी लंबी होगी और क्या हमारे पास ऐसा एविडेंस है कि हम इस बुल रैली को कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि भैया 2024 से लेकर आने वाला 2-3 साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। उसको समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे एंगल हैं, पॉलिटिकल एंगल हैं, कई सारे जियोग्राफिकल एंगल हैं, कई सारे डेवलपमेंट एंगल हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी समझ से थोड़े अच्छे हैं, आपको समझाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में मैंने आपसे एक प्रॉमिस ये भी किया हुआ है कि इस बार मैं आपके लिए 5-6 दिन में एक सबसे टॉप क्लास की वीडियो बना रहा हूं जिसको हम नाम दे रहे हैं थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अब थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं? ये छोटे छोटे छुपे रुस्तम होते हैं। अगर आप इनको पिक कर इनमें पैसा लगाते हो तो हाई चांसेस होते हैं कि ये काफी अच्छा रिटर्न आपको देखते हैं एज पर इन्वेस्टिंग। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले तो 5000 प्लस लाइक हो वीडियो पे और 500 प्लस कमेंट हो तो मैं ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर दूंगा और बहुत प्यारा वीडियो रहेगी। आप मेरे को थैंक्स बोलते बोलते नहीं थकोगे। वापस आते अपने मुद्दे पर, क्या एविडेंस है भैया मेगा बुल रैली का? तो देखो, ऐसा जो निफ्टी का चार्ट बन रहा है ना, 2008 के बाद ये पहला ऐसा साल होने वाला है जहां पर इतना एक्यूमुलेशन के बाद एक रैली आ रही है। अब हर बार होता क्या था कि निफ्टी कभी 18,000 से गिर जाता था, कभी 21,000 से गिर जाता था, कभी 21,037 से गिर गया। तो एक दिमाग में लोगों के एक शंका पैदा हो जाती है कि यार ये रैली चलेगी या नहीं चलेगी। तो आज हम उसी पर्टिकुलर चीज को देखने वाले हैं कि भैया क्या क्या चीज यहां पर मार्केट हमें दिखा रहा है। सबसे पहली चीज ये है कि जो सबसे बड़ा एविडेंस आप कह सकते हो या मान सकते हो कि भैया ये एक बहुत बड़ा गवाह है कि अभी जो लार्ज कैप के स्टॉक हैं, लार्ज कैप के स्टॉक जो निफ्टी के हैं वो तो चले ही नहीं हैं, वो तो ना के बराबर चले हैं। कुछ 13-14% का रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल निफ्टी ने 17% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप की बात करोगे तो वो तो अभी बेचारे चले नहीं है। आप ये सोचो अगर ये चलने लगे तो कितनी बड़ी सुनामी आएगी। अभी तो क्या चल रहा है? अभी पीएसयू सेक्टर चल रहा है, अभी स्मॉल कैप चल रहे हैं, अभी आईटी थोड़ा बहुत अभी भागने की कोशिश कर रहा है, ऑयल चल रहा है और जितने रिफाइनरीज वाली चीजें हैं वो चल रही हैं। अभी जब ये बड़े बुजुर्ग चलना स्टार्ट करेंगे तब आप सोचो क्या होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप निफ्टी का पी देखोगे, यानी प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी भले आज 21,000 कुछ पे है, 21,400 400 प्लस है, लेकिन अभी भी आपका जो पी है वो एकदम रीजनेबल प्राइस में है, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता। तो हम इन सारे एविडेंसेस को देखते हुए एक कंक्लूजन बनाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अब स्टार्ट हो रहा है वीडियो यहां से। माफ करिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही आपके साथ वो कर रहा था, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी ऐसे तो, लेकिन चलो आपके लिए वीडियो है। अब सबसे पहले हम निफ्टी का एक बार ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। तो अब आप यहां पर देखो, निफ्टी ने पिछले एक साल में, ठीक है, एक ईयर का अगर नेट टू नेट हम यहां पर निकालें तो निफ्टी ने जो ओवरऑल रिटर्न दिया दोस्तों वो दिया है 16.48% का। ये निफ्टी का रिटर्न है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2008 और 2009 का समय, ठीक है। 2008 में अगर आपको याद होगा तो निफ्टी -51% का रिटर्न दिया था और 2009 में 47% का रिटर्न दिया था। तो जो लोग अभी हाय तौबा चिल्ला रहे हैं कि यार इतना बढ़ गया गिर जाए, इतना गिर गया बढ़ जाए, असली में तो निफ्टी ने अभी अपनी फुल पावर आपको दिखाई ही नहीं है। तो 2009 का अगर आप सोचो, अभी तो केवल 16-17% पे हाल है। अगर ये 30-40% एक साथ बढ़ गया तो क्या होगा? अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सौरभ भाई हम ट्रेडर हैं, हमारे लिए क्या? तो देखो, अगर आप ट्रेडर भी हो, अगर आप इन्वेस्टर भी हो
कुछ भी हो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट का क्या व्यक्तित्व है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरीके से चलेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मार्केट 2%, 1%, 3% करेक्शन दे रहा है, वो बहुत डरने या डराने वाली बात नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहां पर गौर तलब देखोगे तो निफ्टी का पी रेशियो क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करो। तो करंटली देखिएगा आप दोस्तों, तो निफ्टी का पी रेशियो मात्र 22.92 पे है, यानी ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता, पी रेशियो ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता। अब अगर मैं इस पी रेशियो को कंपेयर करता हूं किसी भी एंगल पर कि पी रेशियो मेरा क्या है, तो यह समझ में आता है कि भैया 30 तक अगर पी रेशियो पहुंच जाता है तो निफ्टी वहां पर करेक्ट थोड़ा सा होता है, फिर करेक्ट होने के बाद फिर ऊपर उठता है, फिर 30 तक पहुंचता है, फिर थोड़ा करेक्ट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि 22 से 30 सिर्फ एक दिन का कमाल है, नहीं, 22 से 30 अगर निफ्टी को होना है ना तो कम से कम मान के चलिए 2000 से 3000 पॉइंट और निफ्टी बढ़ेगा तो ही ये एक बार करेक्शन के लिए आएगा। तो अभी ये अज्यूम कर लेना कि नहीं मार्केट 12,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफी होगी, इससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं होगा। हाँ, मार्केट का फेज क्या होता है, मार्केट चलता कैसे है, वो आप और हम में से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है कि मार्केट में एक इंपल्सिव वेव होता है, एक करेक्टिव वेव होता है, एक इंपल्सिव वेव होता है, एक करेक्टिव वेव होता है। अगर मार्केट के अंदर इंपल्सिव वेव बड़ा बना है और करेक्टिव वेव इससे भी बड़ा बन गया तो हम कहेंगे कि ये मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। और इस डायरेक्शन चेंज होने को हम इंग्लिश वर्ड में क्या करते हैं कि मार्केट ने यहां पर अपना पूरा का पूरा जो गेन था उसको रिड्यूस करके मार्केट ट्रेंड बदल चुका है। यदि अगर मार्केट दोस्तों चला, एक छोटा सा करेक्शन आया, देन मार्केट ऊपर कर गया, तो ये एक छोटा मार्केट का क्या था, रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट बाद मार्केट ऊपर गया। तो अभी करंटली खास करके 2024 के लिए तो ये आप अपने दिमाग में डाल लो कि भैया मार्केट के अंदर जो रैली है, प्राइमरीली जो इंपल्सिव वेव है वो सस्टेन करेगा, कुछ करेक्शन आएगा, देन मार्केट उठ के खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे का एक रीजन है कि भैया जो पॉलिटिकल रीजन है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लो। आपको ही पता है कि भारत सरकार बार बार ये प्रयास कर रही है कि जितना ज्यादा इन्फ्लो हो सके मनी का, एफआईआई का जितना इन्फ्लो हो सके वो आए। अब इसका एक गुड न्यूज क्या है वो समझने की कोशिश करो। देखिए, हाल ही में हमारा बहुत अच्छा एक न्यूज आया होगा, अगर आप सब लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं यहां पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी क्या था कि कोविड के बाद हुआ क्या कि यूएस मार्केट के अंदर लोगों ने बोला कि भैया रिसेशन का माहौल है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हमको 2% पे इन्फ्लेशन लाना है। तो ऐसे में हुआ क्या कि आप देखोगे कि 2021, 2022, 2023 का ये लास्ट, यहां पर फेड ने क्या किया, रेट बढ़ाया। फेड रेट बढ़ा रहा था, इंटरेस्ट रेट, और पॉज कर रहा था, ये दो चीजें हैं। अब जब भी रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ने से क्या होता है कि किसी भी कंट्री का, जैसे अब आपको मैं बताता हूं इन्वेस्टमेंट कितने तरीके के होते हैं। मैंने पहले ही कहा था वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाली है, आप अपने दोस्तों को शेयर करो, पुण्य मिलेगा, माता लक्ष्मी आपके घर आएंगे, कमेंट करोगे तो भी आएंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं बना रहा हूं ना, और मैं बना रहा हूं तो आपके लिए अच्छा है, सीखो। कंट्री का एक होता है कि भैया जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, तो मान लीजिए मैं यूएस का 2 ईयर का बॉन्ड इल्ड लेके चलता हूं कि अमेरिकी बाजार का 2 साल का बॉन्ड इल्ड है, इसको मैं अपने पास लिया। अब सोचो, जैसे मान लो कि मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक, मैं देख रहा हूं कि मेरी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। जो बॉन्ड पे मुझे 6% का रिटर्न मिल रहा था, अब मुझे 8% का रिटर्न मिल रहा है। मैं क्या कहूंगा कि अरे यार क्या फालतू में बाहर की कंट्री में पैसा लगाए हो, शेयर मार्केट खुद ही पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, एक काम करो पूरा पैसा बाहर से निकालो और अपने बॉन्ड यील्ड में डालो। समझे? तो जब पैसा निकलता है तो वो कहां से निकलेगा? इमर्जिंग कंट्रीज से, लाइक इंडिया। तो जब बॉन्ड यील्ड अच्छा दे रहा था तब एफआईआई बड़े चालाक होते हैं, इन्होंने क्या किया, पैसा धीरे धीरे निकाल के अपने बॉन्ड में डालना शुरू किया। लेकिन अब वक्त बदल गया, वक्त यूं बदल गया कि फेड ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये पीक है, ठीक है, अब सब दुरुस्त होने वाला, अब हम इंटरेस्ट या तो कट करेंगे या हम विचार करेंगे, है ना, या तो विचार करेंगे या तो कट करेंगे। अब इसमें गेम हो गया। गेम ये कि बहुत सारे लोग सोचे थे कि जो डॉट प्लॉट होगा, डॉट प्लॉट एक तरीके का स्टैटिकल डेटा है जो ये बताता है कि हम कितना कट करेंगे
कितना आय बढ़ने वाला है। गेम ये हो गया कि यूएस ने बोल दिया कि भैया जो आप सोच रहे हो, जो इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो, उससे जल्दी भी हम कटिंग करना शुरू कर देंगे। आपके आने वाले 2-3 महीने में जब फेड का नया हाई के रिजल्ट आनेगा तो पॉसिबिलिटीज यह है कि उसी टाइम से कट होना शुरू हो। तो अब बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो घट गया फिर 6%। अब इनको कमाना है पैसा, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि भाई पैसा वैसा कुछ एक काम करो, सारा अपने मार्केट से निकालो और इमर्जिंग कंट्रीज में पैसा डालो। तो इसको कहता है FIIs फ्लो। ये एक फैक्टर हो गया जो पूरे 2024 को खड़ा करके रखेगा, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं, आप लोगों में से म्यूचुअल फंड के बारे में लोग जानते होंगे, स्टॉक के बारे में आप जानते होंगे। आपको पता है हर महीने 1600 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हो रहा है। तो डोमेस्टिक जो हमारे प्लेयर हैं, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, वो खुद ही इतना पैसा झोंक रहे हैं मार्केट में कि लोगों के अंदर ये समझ में आने लगा है कि भैया हमें शेयर खरीदना चाहिए, हमें शेयर से पैसा बनेगा। अब यहां पर दो पार्टी है कि आप ये कहोगे कि सौरभ भैया जब सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या गुब्बारा निकल रहा है क्या? वाह, निकलो भाई, हेलो ठीक है, कैसे निकला था ठीक है ठीक है। तो अब यहां पर दो पार्टी है। आप कहोगे सौरभ भैया कि जब इंडियन मार्केट के अंदर सब लोग शेयर में पैसा लगा रहा होगा तो इसमें कमाएगा कौन? देखो, इसमें कमाएगा चालाक व्यक्ति जो थीम बेस्ड पैसा लगाएगा। मैंने क्या बोला कि आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है रोटेशन ऑफ सेक्टर। क्या मैंने बोला? रोटेशन ऑफ सेक्टर। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं हेल्थ सेक्टर को पकड़ लूंगा, ये मुझे राजा बना देगा। नहीं, हो सकता है 2024 में ये ना चले। एग्जाम्पल, हो सकता है 2024 में सिर्फ आईटी चले, हो सकता है 2024 में सिर्फ मशीनरी प्रोडक्ट चले, हो सकता है 2024 में सिर्फ एआई स्टॉक चले, हो सकता है 2024 में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाले स्टॉक चले। तो जब आप थीम बेस्ड स्टॉक में पैसा लगाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से मार्केट के अंदर हम पैसा कमाएं। नहीं तो 2500 प्लस स्टॉक है, 5000 प्लस बीएससी में है, 2000 प्लस एनएससी में है, आप लगाते रहोगे पैसा, आपका पैसा बनेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आइए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक है वो क्या रिटर्न इस बार दिए। तो आप यहां पर देखोगे, मैंने यहां पर लार्ज कैप को चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा सारा का सारा लार्ज कैप हो गया। लार्ज कैप में अगर आप देखो परफॉर्मेंस में क्लिक करके चेक करता हूं, तो परफॉर्मेंस क्लिक करने के बाद देखोगे तो एक साल में कोई 26% माइनस में है, कोई 19% है, कोई 5% है, कोई 13%, कोई 28%। तो कहने का मतलब यह है कि इसी को कहते हैं थीम बेस्ड। अब लार्ज कैप के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? एक तो उनको यार अपना ऑर्डर बुक मेंटेन करना होता है, ठीक है। दूसरा, उनके ऊपर कंपनीज के बहुत सारे प्रेशर होते हैं। जैसे अब मान लो मैं बहुत बड़ा कंपनी कोई खोला हूं, मुझे हर साल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। मैं कोई 21 साल का नौजवान बच्चा नहीं हूं ना कि मैं रिस्क ले सकता हूं। तो लार्ज कैप धीरे धीरे फूक फूक कर कदम रखते हैं। हाँ, इनके अंदर पैसा बहुत सेफ होता है क्योंकि भैया ये बड़े हाथी हैं, ये आपका पैसा खाएंगे नहीं कभी, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। लेकिन अगर आप उसी समय देखो कि स्मॉल कैप का क्या हालचाल है, तो स्मॉल कैप का अगर मैं परफॉर्मेंस आपको खोल के दिखाऊं एक साल का, तो देखो यहां से 184, 175, मतलब 150% तक रिटर्न है। 60 तो इसका नॉर्मल है। और माइनस में कितने कम माइनस में देखो, लास्ट टू लास्ट वो भी डेल्टा कॉप है बेचारा, जिसके ऊपर नोटिस चली गई थी, -37%। तो कहने का मतलब कि स्मॉल कैप क्यों चला, लार्ज कैप क्यों नहीं चला? इसके पहले तो लार्ज कैप चलता था। इसी को कहते हैं कि अगर आप समझ के काम करोगे, अगर आप पैसा समझ के लगाओगे, तो आपका 2024 असली अच्छा होने वाला है। ये नहीं है कि 2024 में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिए कि नहीं हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ये सब चीजें बस बोलने के लिए अच्छी होती हैं। आपको अच्छा करना है, उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि भैया यूएस मार्केट के अंदर रेट कट होने से इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा आएगा, पैसा आने से 2024 बूम बढ़ाका रहेगा। तीसरी चीज, हमें क्या करनी चाहिए? थीम बेस्ड स्टॉक पे काम करना चाहिए। अब थीम बेस्ड में क्या चूज करना है क्या नहीं, वो तो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5000 लाइक, 500 कमेंट में ज्यादा लालच करूंगा नहीं, इतना प्यार मोहब्बत में आप कर देते हो। चौथी चीज, आओ हम लोग ये देखते हैं
कि निफ्टी का पी रेशियो का इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट के अंदर। तो चलो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने निफ्टी का पी रेशियो खोल दिया है। अब जब मार्केट के अंदर देखो, ये निफ्टी का चार्ट है जो आपको येलो येलो कलर का दिख रहा है, और ये पी का चार्ट है। अब यहां पर कंपैरिजन के लिए आप ये चीज समझो, जब मार्केट के अंदर 30 के आसपास, जब 30 के आसपास मार्केट पी पहुंचा है, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया हुआ है। तो देखो 6272 से लेके 2573, बहुत बड़ा करेक्शन। फिर अगर आप देखोगे 25 पी के आसपास तो मार्केट एक छोटा सा करेक्शन करके रह गया। फिर 24 के आसपास कोई करेक्शन नहीं। 29 के आसपास फिर देखोगे मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहां पर करेक्शन किया मार्केट ने। तो कहने का मतलब यह है कि पी को बढ़ने दो। आप ये जान लो कि जब तक पी 30 पे नहीं रहेगा, मार्केट के अंदर आपको प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सेलिंग का। अब ऐसा भी नहीं है कि पी बहुत ज्यादा है तो मार्केट सेलिंग में ही आएगा। ये तो सिर्फ एक मापदंड है ना, कोई भी मापदंड 100% सही नहीं होता, ये याद रखिएगा। यहां देखिए पी 42 है, फिर भी जब पी बढ़ रहा था उसी के साथ साथ निफ्टी भी बढ़ रहा था। तो पी तो सिर्फ एक मापदंड है जिसको देखकर आप क्या कह सकते हो कि हाँ भाई मार्केट बढ़ रहा है। कितने लोग वेट कर रहे हैं बबल का? आया कोई बबल है? 2000 से बबल नहीं आया। तो बबल नहीं आता वो तो सिंपल सी चीज है। लेकिन हमें अगर निफ्टी को देखना है या इंडियन स्टॉक मार्केट को देखना है तो हमें इस तरीके से समझना होगा कि मार्केट के अंदर छोटे मोटे हेल्दी रिट्रेसमेंट हमारे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 2000 पॉइंट का ये जो डीप होता है ना, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसको समझने की कोशिश करो। बार बार अगर अपना व्यक्तित्व बदलोगे कि भैया नहीं अब तो हमने क्या कर लिया, क्या गलती कर लिया, मार्केट के अंदर दोस्तों कभी भी ना कोई टॉप पकड़ पाया ना कोई बॉटम पकड़ पाया है। आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर ट्रस्ट रखना है। आने वाला 5 साल, 4 साल, 3 साल जो भी है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको 1000 करोड़ रुपए लगाना है, नहीं। अगर आप मंथली 1000 रुपए भी लगाते हैं, 5000 भी लगाते हैं, इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है जो हमें देखना है कि मार्केट के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या इस समय कह रही है। तो देखो अब आप यहां पर मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू देखो। ब्रॉडर व्यू के अंदर क्या है कि इस समय अगर आप देखोगे तो मार्केट 2022 से 2023 तक मार्केट बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ यहां पर दिखाऊं तो मार्केट काफी अच्छा ग्रो हुआ है। और ग्रो होने के साथ साथ मार्केट ने ऐसा नहीं है कि रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, लिया है मार्केट। अगर आप देखोगे तो यहां पर छोटे छोटे आपको बंप दिखेंगे, ये अच्छे खासे रिट्रेसमेंट है। लेकिन दोस्तों क्या इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट वन वे डाउन जा रहा है? नहीं। वन वे डाउन जा रहा है? नहीं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि भैया हम अपना जो पोर्टफोलियो है उसको हम इस तरीके से रखें कि हम जो भी स्टॉक लें पहले तो 100% फंड का एलोकेशन मत करें। दूसरी चीज, हमारे लिए डिप जो होनी चाहिए वो एक बाई की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर अगर हम काम करके रखेंगे तो 2024 में बिना टेंशन के, बिना कुछ जदोहद किए हम अच्छे खासे पैसे यहां पर बनाएंगे। अच्छा, थर्ड चीज पर चलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, निफ्टी क्यों बढ़ेगा। अभी आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तीनों हेविली बुलिश है मार्केट के ऊपर। अब ये हेविली बुलिश का क्या मतलब है, ये जो रिस्कोमीटर होता है ये क्या बताता है। मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बुलिश होता, मीडियम टर्म होता, ये बियरिश होता, तो यहां पर एक केस बना रहता जिसको हम कहते हैं केस ऑफ सी, केस ऑफ कंफ्यूजन का। लेकिन अब चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीडियम टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तीनों बुलिश है, तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एक दो दिन का गेम नहीं है दोस्तों, ये गेम अभी लंबा चलने वाला है। इसलिए थोड़ा सा आपको मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा इस चीज को समझें कि मार्केट के अंदर हम इंडियन की सबसे बड़ी खराब आदत क्या होती है पता है? हम सेल में लगी हुई मोबाइल, सेल में लगी हुई चीजों को लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट 1-2% जिस दिन गिर जाएगा ना, हम लाल अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो हमें नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। जबकि अगर वही चीज आपको सेल पर मिल रही, मान लो आपने कोई स्टॉक 400 लिया यार, वो 150 रुपया गिर गया, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि चलो यार 400 वाला कुछ और हो। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से खेलोगे कि नहीं मेरे को रोज प्रॉफिट चाहिए, रोज प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा तो मार्केट आपके लिए बनेगा भी नहीं कभी। तो मुझे क्या लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत है। और अभी सोचो लार्ज कैप चले नहीं है,
और अगर मान लो ये साल 2024 जैसे आईटी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं ना फेड रेट के बाद, अब अगर मान लो 2024 में आईटी सेक्टर लीड कर गया और उसके साथ लार्ज कैप लीड कर गया, तो फिर आप सोचो मार्केट का रुकना क्या, आप मार्केट को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी साथ साथ में मैं देते चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, और चूंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं ना रजिस्टर्ड हूं ना कुछ हूं, तो मैं जो भी इस वीडियो में बोला हूं वो एक लर्निंग और एक रिसर्च पर्पज से आप इसको लेंगे। लर्निंग की स्पेलिंग देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको देखते हुए आज अपना घर बेच के गिरवी रख कर आप सीधे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रिस्कियर जॉब है। इसको करने से पहले आप अपने आप से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से 2 नहीं 4 बार पूछिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो थीम बेस्ड स्टॉक पर होगी। तब तक के लिए अगर आप टेलीग्राम में नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, जुड़ो टेलीग्राम पे और रोज न्यूज पाओ कैसे मार्केट चल रहा है। थैंक यू सो मच, इतना पेशेंसली आपने वीडियो देखा। अगर लास्ट तक देख रहे हो एक बार कमेंट करना। चलो बाय बाय, जय श्री राम।